गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने नेपोलियन बोनापार्ट का जो पार्ट पढ़ा था उसके बाद आज हमें बाकी का करना है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके के वो काउंसिल्स का जब एक मेंबर बनता है और उस मेंबर के बाद वो फ्रांस के अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आता है। तो शिक्षा से संबंधित जो उसने चेंजेस किए तो उसको पढ़ने के बाद वो कल आपके जो टॉपिक था उसमें मैंने बता दिया है। और आज जो हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसने कार्य करा वो करा उसने लॉ बोर्ड बनाया, कुछ विधि संहिता। क्योंकि क्या था कि फ्रांस में बहुत से नागरिक और ऐसे थे जिनको कि अपने कानून के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो कानून के बारे में बताने के लिए ही उसने विधि संहिता तैयार करी और इस विधि संहिता के अंतर्गत उसने कुछ ऐसे नियम बनाए जिसकी वजह से लोगों को अपने न्याय के बारे में पता चला, जिसके अंदर नागरिक नियम संबंधी, जायदाद से संबंधित नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह और व्यापारिक नियम संग्रह। व्यापार को उन्नत करने के लिए ही इसने व्यापारिक नियम जो है वो संग्रह बनाया था। ये सारे बदलाव करने के बाद इसने जो है विदेश नीतियों को अपनाया। विदेश नीति इसलिए जरूरी थी उसके लिए करना क्योंकि विदेश नीति के अंतर्गत अगर हम देखें कि नेपोलियन बोनापार्ट जब काउंसिल का सदस्य बना था तो उसके सामने 3 ऐसे नए देश थे जो उसके दुश्मन बने हुए थे और उसमें नाम था इंग्लैंड का, ऑस्ट्रिया का और रूस का। उसको इनके साथ युद्ध करना था और इनको जो है वो हराकर और अपने आप को साबित करना था कि फ्रांस जो है वो किसी से भी नहीं डरेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया और इटली के साथ युद्ध करा। जब इटली और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ उस युद्ध के अंदर नेपोलियन जो है वो जीत जाता है और ऑस्ट्रिया की सेना को जो है वो उसके साथ संधि करनी पड़ती है नेपोलियन के साथ। ये जो संधि हुई थी ये 14 जून 1800 को हुई थी। इटली और फ्रांस के साथ इसने संधि करी थी। इस संधि जो ट्रीटी करी गई थी इसके अंदर इसको मिसाओ तक का जो उत्तरी भाग था इटली का, वहां तक का पूरा भाग जो है वो किसको मिल गया था, फ्रांस को मिल गया था। तो इस तरीके से फ्रांस की जो शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। अब उसके सामने एक और महाशक्ति बची हुई थी और वो महाशक्ति थी इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ जो है वो इसका जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इंग्लैंड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट था इंग्लैंड उस समय सभी देशों में, तो उसको जीतना इसके लिए बहुत जरूरी था। दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक जो है वो युद्ध चलते रहे और उन युद्धों में ना तो इंग्लैंड को पूरी तरीके से कोई जीत मिल पाई और ना ही फ्रांस को पूरी तरीके से जीत मिल पाई। तो इसी वजह से दोनों ने क्या करा, अंत में आके और एक आमीन्स की संधि कर ली और उस संधि के अंतर्गत जो है वो दोनों ने उस युद्ध को विराम चिन्ह दे दिया। जब उसने विदेश नीति को अपना लिया तो उसी समय में कादू दयाल का एक षड्यंत्र हुआ था। क्या हुआ था कि कुछ जो फ्रांस के जो लोग थे उन लोगों के अंदर वापस से राजतंत्र की भावना आ चुकी थी और उस राजतंत्र की भावना पैदा करने वाले जो लोग थे उनमें से जो कि ये चाहते थे कि लुई 16 का जो भाई है लुई 17 जो है वो शासन करने के लिए भेजे। तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोग जो थे वो ये चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो किसी भी तरीके से हरा दिया जाए या यहाँ से उसको भगा दिया जाए फ्रांस से। तो कुछ लोगों ने मिलकर जो है वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ और नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो मारने की भी कोशिश करी। नेपोलियन बोनापार्ट तो जो है किसी तरीके से वहां से भाग जाता है, लेकिन उसकी जो सेना थी उनको सेनाओं को बहुत सारी सेना को मार दिया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट जब वहां से निकलता है तो उसको पता चलता है कि किन लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तो उस षड्यंत्र रचने वालों में जॉर्ज कादूदाल और पिशुक, ये दोनों जने जो थे इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को मार दिया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट को जब इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी पूरी सेना को भेज के और पिशुक और जो कादू दयाल था इस दोनों को ही जो है उसने मरवा दिया। और इसी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के मन में ये विचार आता है कि उसको फ्रांस का राजा बनना चाहिए। फ्रांस का राजा बनने के लिए सबसे पहले वो ट्रिब्यूनेट जो संस्था जो बनाई गई थी इसके द्वारा, उस ट्रिब्यूनेट से जो है वो बात करी जाती है और उसमें जो है बात करने के बाद सीनेट से बात करता है तो सीनेट जो है वो मंजूरी दे देता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो जनता की, फ्रांस की जनता के हित के लिए जो है वो राजा बनाना तय कर देता है। तो राजा बनाने के लिए उसको चुनाव भी कराए जाते हैं और उस चुनाव में
जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो 35 लाख वोटों से जो है वो जीत जाता है और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का राजा बन जाता है। जब वो राजा बनना होता है और उसका पूरा राज तिलक हो रहा होता है तो पारंपरिक जो परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग जो ताज था वो एक राजा को पोप जो है उस ताज को पहनाता है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो मना कर देता है और वो एक कोट बोलता है कि ये जो ताज है ये मैंने जो है तलवार की नोक से जो है मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला और मैंने इसको तलवार की नोक से अपने सर पे रखा। तो वो पोप के हाथों से जो है वो नहीं पहनता है और स्वयं ताज को जो है वो खुद पहनता है और इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का राजा यानी कि उसका सम्राट नियुक्त कर दिया जाता है। अब सम्राट बनने के बाद वो क्या करता है, सम्राट बनने के बाद उसकी नई नीतियां जो है वो शुरू हो जाती है। नेपोलियन जब वो सम्राट बन जाता है फ्रांस का तो उसके बाद वो सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों को जीतने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका अब एक सपना बन जाता है कि वो यूरोप की जितने भी कंट्री है वो सब उसके कंट्रोल के अंदर आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है कि बहुत सारे युद्ध करता है। अब पहले से ही ऑस्ट्रिया, रशिया, रूस, इंग्लैंड, इटली जैसे देश जो थे वो फ्रांस के दुश्मन बन चुके थे और ऐसी कंडीशन में वो जो है युद्ध करने की वापस से कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक युद्ध होता है, ट्राफलगर का जल युद्ध किया जाता है। इसके अंतर्गत इंग्लैंड की अंग्रेजी सेना जो है इंग्लैंड और फ्रांस इन दोनों के बीच में करा जाता है। फ्रांस की तरफ से जो है खुद नेपोलियन बोनापार्ट आता है और इंग्लैंड का जो सेनापति होता है उसका नाम था नेल्सन। ये नेल्सन जो था फ्रांस और स्पेन दोनों के ही जहाजी जो बेड़े थे उन सबको नष्ट कर देता है नेल्सन। और उसके बाद जब ये जो ट्राफलगर का युद्ध हुआ था इसके अंदर जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, लेकिन वो अपनी इस हार को वो कमजोरी नहीं बनाता है। उसको ये लगता है कि मैं जल युद्ध में तो हार गया लेकिन इसका बदला जो है वो स्थल युद्धों में लेगा, जो कि जस्ट इसके बाद ही लड़ा गया था। तो दूसरा जो बदला है वो ऑस्ट्रेलिस का युद्ध में लिया गया था। ये ऑस्ट्रेलिस का जो युद्ध है 2 दिसंबर 1805 में हुआ था और इस युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड और इसके रूस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया ये सब मिलके जो है वो फ्रांस के ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये युद्ध जो है वो जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो जीत जाता है और इस तरीके से ऑस्ट्रिया को जो है प्रेसबर्ग का जो जितना भी इलाका था वो सारा का सारा वापस से नेपोलियन को जो है वो देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन जो है वो ऑस्ट्रिया का युद्ध जीत जाता है और उसको ऑस्ट्रिया और प्रशिया और इटली के बहुत सारे क्षेत्र जो है वो नेपोलियन को वापस मिल जाते हैं। अब वो राजाओं का निर्माता बन जाता है। सारे के सारे जितने भी जो थे देश जो थे वो अब नेपोलियन से जो है वो डरने लग जाते हैं। अब नेपोलियन के सामने जब वो ऑस्ट्रिया, इटली, प्रशिया इन सबको वो हरा चुका था, लेकिन अभी भी उसके सामने एक ही शक्ति बची थी और उस शक्ति का नाम था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को पराजित करने के लिए उसने ये सोचा कि मैं इंग्लैंड को प्रत्यक्ष रूप से तो पराजित नहीं कर पा रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसको अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट अगर उसको हारा नहीं सकता तो इनडायरेक्ट वे से जो है मुझे उसको हराना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है कि इंग्लैंड के ऊपर जो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है वो लगा देता है, यानी कि वो क्या करता है महाद्वीपीय प्रणाली को अपनाता है। महाद्वीपीय प्रणाली में क्या होता है कि वो जितने भी ये जो थे जो व्यापार होते थे इंग्लैंड के साथ, तो सारे देशों को एक बर्लिन ऑर्डर जो है वो देता है और उस बर्लिन ऑर्डर के अंतर्गत जो है वो ये तय करता है कि कोई भी देश जो है वो इंग्लैंड के साथ जो है वो व्यापार नहीं करेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई भी व्यापार नहीं कर पा रहा है तो जो माल था वो उस माल की कमी होने की वजह से सभी देशों की जो माल था वो वहीं पे ही रह गया और वो स्टॉक जो है वो खराब होता जा रहा था और मतलब बचे हुए माल की जो कीमतें थी वो बढ़ती चली गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सभी देश जो थे वो परेशान होने लग गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्लैक मनी और जो चोरी छुपे जो है वो लोग एक दूसरे से सामान मंगाने लगे। खुद नेपोलियन जो था इसने भी अपनी सेना से लेदर शूज जो है वो इंग्लैंड से मंगवाए थे। तो ये महाद्वीपीय प्रणाली जो इसने करी ये इसके पतन की और इसको लेके चली गई, क्योंकि इसकी ये महाद्वीपीय प्रणाली से रूस जैसे जो देश थे वो भी इससे नाराज हो गए। फिर इसने क्या करा कि रूस के ऊपर एक मास्को अभियान चलाया। मास्को में जो है ये इसको जीतना चाहता था रूस के एरिया को, तो इसने रूस के साथ मिलके जो है वो युद्ध करा।
लेकिन रूस ने क्या था कि रूस जो था वो नेपोलियन से बहुत ज़्यादा नाराज हो चुका था, तो उसने नेपोलियन के लिए एक नीति अपनाई। इन्होंने क्या करा कि नेपोलियन को युद्ध के लिए आमंत्रित करा। अब जब युद्ध के लिए आमंत्रित करा तो जो नेपोलियन था वो अपनी 5 लाख सेना के साथ जो है वो वापस गया, अभियान के लिए गया उसके मास्को में। तो वो जब रूस पहुंचा तो वहाँ की रूस की जो सेना थी उन लोगों ने अपनी एक पुरानी पद्धति अपनाई। उन्होंने क्या करा कि वो अपनी जगह से वो हटते चले गए, पीछे हटते चले गए, और जब वो हटे तो उन्होंने वहाँ की जितनी भी घास और जो फसलें थी उन सबको वो लोग जलाते चले गए, ताकि दुश्मन जो नेपोलियन बोनापार्ट जब आगे बढ़ा तो उसको कुछ भी नहीं मिल पाए। तो ऐसी कंडीशन में नेपोलियन जब फ्रांस से निकला तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में जो भूखी और ठंड से कपकपाती सेना जो है वो मरने लग गई। जब नेपोलियन ने ये देखा कि मेरी सेना जो है मरने लगी है, तो उसने ऐसी कंडीशन में वापस फ्रांस लौटने का निश्चय किया और वो रूस में इस अभियान को असफल करता हुआ वापस आ जाता है अपने 20,000 सैनिकों के साथ। यानी कि 4,80,000 सेना जो थी वो भूख और ठंड से वहीं पर ही मर गई। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी वो थी गलती, जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। अब जब इसने महाद्वीपीय प्रणाली अपनाई तो इसने सभी देशों को जो है वो क्या करा, अपना दुश्मन बना लिया। तो इसके अलावा इसने पोप के साथ जो समझौता किया था पहले, उसको भी इसने रद्द कर दिया। पोप के साथ पोप के जितने भी राज्य जो जमीनें थी वो भी इसने सब वापस ले ली। इसके अलावा इसने एक स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। इसने क्या करा, स्पेन जो इसका सबसे बड़ा मित्र था उस मित्र देश को भी इसने हथियाने की कोशिश करी, क्योंकि इसको ये लगा कि इसका जो स्पेन का जो राजा था चार्ल्स IV वो और इसकी वाइफ जो थी वो दोनों के रिलेशंस जो थे वो अच्छे नहीं थे। और जो इसकी वाइफ थी उसका एक गोधा नाम का एक इसका बॉयफ्रेंड था, उससे इसकी जो है काफ़ी मतलब दोनों में रिलेशंस थे। तो वही उस राज्य को संभालता था और इसका बेटा जो था वो भी बहुत ज़्यादा लेजी था। तो ऐसी कंडीशन में इसने क्या करा कि इसने ये सोचा कि मैं स्पेन को जीत लूँ। तो इन सबको हराने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो स्पेन को जीत तो जाता है, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो नेपोलियन बोनापार्ट के इस व्यवहार से जो है वो काफ़ी नाराज हो जाती है। वो एक आंदोलन कर देती है। आंदोलन करती है तो जब ये अपने भाई को, नेपोलियन बोनापार्ट का जो भाई था उस भाई को जो है वो उसका भाई वहाँ से भाग जाता है। ये वापस वहाँ पे जाता है और जब स्पेन वापस जाता है तो स्पेन में वापस से लोगों को समझाता है, उनसे लड़ाई करता है और स्पेन को ये जीत लेता है। तो इस तरीके से स्पेन को जीतना भी इसकी सबसे बड़ी गलती होती है और ये इसको बाद में रियलाइज होता है। इसके बाद मास्को अभियान हुआ, स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पोप के साथ इसकी शत्रुता हो गई। इसके बाद निर्जन का युद्ध अब इसमें होता है, 4 दिन तक ये युद्ध चलता है और इसको राष्ट्रों का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अंदर इंग्लैंड, रशिया, रूस और ऑस्ट्रिया ये तीनों मिलके जो है वो नेपोलियन के साथ युद्ध करते हैं। इस युद्ध में जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट विदिन 4 डेज में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो हरा दिया जाता है और इसको एल्बा द्वीप की ओर भेज दिया जाता है। कुछ टाइम तक जो है ये एल्बा द्वीप रहता है, लेकिन वापस से एल्बा द्वीप से जो है वो 1815 में 1812 में तो इसको भेज दिया जाता है। उसके बाद एक दिन मौका देख के ये वापस से 1815 में एल्बा द्वीप से और ये फ्रांस में वापस आ जाता है। जब मित्र राष्ट्रों को इस बात की पता चलती है कि जो ये वापस आ गया है नेपोलियन बोनापार्ट, तो ऐसी कंडीशन में जो है इन लोगों के बीच में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें और जो नेपोलियन था इन लोगों के बीच में जो है वाटरलू का युद्ध होता है। और ये वाटरलू का युद्ध जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम युद्ध था। और इस अंतिम युद्ध के बाद जो है वो इसको वापस से सेंट एना द्वीप में जो है वो भेज दिया जाता है और 6 वर्ष के बाद ही वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट की जो है वो मृत्यु हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।